पूरे दिन में ब्रेकिंग न्यूज तो देखा ही होगा, बट क्या आपने उन्हें डिटेल में समझा? नहीं ना। तो मैं गारंटी देती हूँ अगले आधे घंटे में आपको जो कंटेंट मिलेगा उसके दौरान आप चैनल स्विच नहीं करेंगे। सिर्फ ब्रेकिंग ही नहीं बल्कि इन डेप्थ फैक्ट्स एंड डेटा पर बेस्ड है ये स्विच बुलेटिन। एक बार आपको फिर याद दिला दें कि स्विच इज नो ड्रामा नो नौटंकी, स्विच इज क्लासी एंड फंकी। टीवी के साथ साथ हम हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा नाम है सिमरन और मैं हूँ गरिमा। सो लेट्स स्टार्ट आज का स्विच बुलेटिन। आज दिन भर जो टॉप स्टोरीज रही हैं उन्हें डिटेल में इस स्विच बुलेटिन में समझेंगे। गरिमा, हरियाणा चुनाव में तुम कैंडिडेट्स के घर गई और जो व्लॉग्स बनाए हैं तुमने, क्या तुम्हें कहीं कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर तुम्हें लगा कि ये तो बाकियों से बहुत अलग है? मैं विनेश फोगाट के चरखे दादरी वाले घर गई थी और पूरा व्लॉग भी बनाया। वहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और क्या दिखा वो आप इस व्लॉग में खुद देखिए। इस समय मैं हूँ बलाली गाँव में और ये गांव है विनेश फोगाट, बबीता फोगाट का। और इस समय जिस घर में हूँ ये विनेश फोगाट का ही घर है। आप देखिए ओलंपिक्स का वहाँ पर वो रिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, रेसलिंग भी लिखा हुआ है। तो आज मैं इस घर का एक टूर करवाती हूँ आपको। मुझे परमिशन दी गई है, मैंने पूछा इन लोगों से, इन्होंने बोला है कि आप घर के अंदर जा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो अभी कोई और नहीं आ रहा है कैमरे के आगे बताने के लिए, तो हम लोग खुद ही चलते हैं अंदर। तो ये मैं आ गई हूँ विनेश फोगाट के घर के अंदर। मैंने परमिशन ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है, जैसे हम टीवी सीरियलों में देखते हैं। यहाँ पर एक झूमर भी लटका हुआ है, सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं। इस कमरे से शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली यहाँ इस व्लॉग को शूट करने से पहले ही जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने मुझे एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि कहाँ क्या रखा है, उसे मैं शूट कर लूँ। तो ये आप देखिए, जो ये पूरी वॉल ऑफ फेम है ये एक तरीके से। आप यहाँ पर देखो कितने सारे अवार्ड्स हैं। फिर ये और भी कई सारे अवार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब इन्हें हाल ही में मिले हैं। इसके अलावा भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो यूजुअली हमें देखने को मिलती नहीं है, वो उन्हें सम्मान के तौर पर मिला है जब तमाम स्टेजेस पर उनको बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। तो ये आप देखिए इतने सारे, जो ये गदा कहा जाता है और बहुत हैवी है ये, मैं बहुत मुश्किल से उठा पा रही हूँ। यहाँ पर वो पगड़ियाँ रखी हुई हैं जो हर जगह जो उन्हें सम्मान मिला है उन्हें पहनाई गई हैं। ये सब काफ़ी अच्छे से तरीके से बंद करके रखी गई हैं। फिर से आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता कौन सा कमरा कहाँ है, तो मुझे परिवार वालों ने पहले ही घुमा दिया है और इसलिए मैं अब आपको बता पा रही हूँ। ये है दूसरा कमरा। अब यहाँ पर हैं तस्वीरें। हम इस फोटोग्राफ से शुरू करते हैं। तो ये फ़ोटो में ये इधर विनेश खड़ी हैं, बीच में उनकी माता जी हैं और ये बड़ी बहन। यहाँ पर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट। मैं आदिल से कहूँगी कि वो जूम करके दिखाएं। ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सुश्री विनेश को कुश्ती में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब कम लोगों को देश में ये सम्मान मिला है। इस दीवार पर है और ऊपर एक फ़ोटोग्राफ आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, उनको गुलदस्ता देते हुए वो फ़ोटोग्राफ भी लगी हुई है। बगल में एक और फ़ोटोग्राफ प्रधानमंत्री के साथ ही है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट टूर करवाया। बाहर उनकी माताजी बैठी हुई थी, घर में बाकी लोग भी हैं। बलाली में ये उनका घर है। बाहर से भी अगर आपको देखना है तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ बाहर से। और ऊपर भी एक फ्लोर है, लेकिन वहाँ मैं नहीं गई, वहाँ पर परिवार वालों का है कमरे वगैरह। नीचे जो ये सब प्राइज़ वगैरह थे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो आपको दिखाई। बाहर से आपको देखना है तो एक बार फिर से दिखाती हूँ। जिस तरीके से एकदम शान से ओलंपिक्स की जो रिंग है वो लगाई गई है, दीवार पर नाम लिखा गया है। गर्व तो महसूस काफ़ी होता है देखकर। ये बैकयार्ड है, ये पीछे का हिस्सा है घर का। अच्छा, ऐसे गोल घूम कर है, जैसे सीरियलों में नहीं हम घर देखते हैं बड़े बड़े आलीशान, वैसा ही घर है ये। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक ये जीप खड़ी हुई है यहाँ पर। अब अगर कोई मुझे बता देता कि इस जीप का भी क्या है तो हिस्ट्री तो अच्छा रहता। अब मैं ये पूछना भूल गई घर वालों से और अब वो लोग आगे बैठे हुए हैं तो ठीक है। लेकिन मेरे ऊपर आप देखिए यहाँ पर जो एकदम दीवार है उस पर जो शान से ओलंपिक्स की रिंग्स बनी है, रेसलिंग लिखा हुआ है, वो देखकर अच्छा लग रहा है कि आप दूर खड़े होंगे, दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये विनेश फोगाट का घर है।
वेल गरिमा, इट्स क्वाइट शॉकिंग बट एट द एंड इट्स पॉलिटिक्स और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2024 में हो रहा है। 2024 में इतने अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस हो रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। गौतम गंभीर और विराट कोहली का ही ले लो। वेल, इन कोलैबोरेशंस के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, बट मुझे लगता है कि बिहार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल ही वहां की बाढ़ की वीडियोस वायरल होती हैं और हर साल ही इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सोशल मीडिया पर बिहार इस वक्त ट्रेंड कर रहा है विथ हैशटैग्स लाइक प्रे फॉर बिहार, बिहार फ्लड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए आप इस डिटेल्ड वीडियो को जरूर देखिए। बिहार में लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो गई। वजह है नेपाल से छोड़ा गया पानी। जहां तक नजर जा रही थी वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जैसे ये कोई सूखा इलाका नहीं बल्कि किसी दरिया के बीच का कोई हिस्सा हो। ये नज़ारा इन दिनों बिहार के करीब 13 जिलों का है, जहां नेपाल के रास्ते आ रही नदियों ने तबाही मचा दी है। तबाही हर दिन और भयानक होती जा रही है। नेपाल में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। कोसी और गांधक नदी के अलावा राज्य की बहुत सारी नदियां हैं जिनका जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। सीतामढ़ी के बेलसांड में बागमती और पश्चिम चंपारण के बाघा में गंडक नदी के उफनते हुए पानी को रोकने के लिए मिट्टी की जो दीवारें बनाई गई थी वो भी टूट गई। नेशनल हाईवे पर 1.5 से 2 फीट तक पानी बह रहा था, तो वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पानी भर गया। जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में बहकर आने की भी खबरें सामने आई। गंडक, कोसी, कमला, बागमती, सिखराना ऐसी तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से 13 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। करीब 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित बताई जा रही है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। राज्य से बाहर 6 NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया। मौजूदा स्थिति में बिहार में इस वक्त 12 NDRF टीम और 22 SDRF टीम काम कर रही है। ये जल प्रलय देखकर लोगों को अब 1968 और 2008 की भयानक बाढ़ की यादें ताज़ा हो गई है। इन दिनों गंडक, कोसी, बागमती, कमला बालन और गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। लाखों लोगों की जिंदगियां मुसीबत में हैं। लोगों को 2008 वाला डर सताने लगा है। दरअसल बिहार में 2008 में आई तबाही के निशान अभी भी ताज़ा हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2008 में भयंकर बाढ़ से 526 लोगों की मौत हुई थी। कई किसानों के खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो गए क्योंकि खेतों में बालू भर गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब नेपाल की ओर से सिर्फ 2 से 3 लाख क्यूसेक्स पानी ही छोड़ा गया था और अब ये आंकड़ा 2-3 लाख से बहुत ऊपर है। इस बार बाढ़ का खतरा इसलिए ज़्यादा बताया जा रहा है क्योंकि कोसी नदी पर बीरपुर यानी नेपाल बैरेज से 6.61 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, जो 56 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। वहीं 2008 के मुकाबले करीब 3 गुना है। ये पानी का आंकड़ा 1968 में 7.88 लाख क्यूसेक्स के बाद सबसे बड़ा है। वहीं गंडक पर वाल्मीकि नगर बैरेज से 5.62 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, जो 2003 के बाद सबसे अधिक है। बाढ़ और जल भराव की वजह से बिजली की सप्लाई में भी मुश्किलें सामने आ रही है। पावर सप्लाई हजारों लोगों के लिए बंद हो गई है क्योंकि बाढ़ का पानी पावर सप्लाई करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स में घुस गया है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी पावर ग्रिड कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, जिससे बिजली जाने का खतरा भी सामने आया है। लगभग 42,000 से लेकर 43,000 कंज्यूमर्स प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, अरारिया, सौपाल, कटिहार, पूर्णिया और ऐसे अन्य जगहें शामिल हैं। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। कहीं एक पुरानी बिल्डिंग पानी में बह गई, तो वहीं दरभंगा के रायसारी एरिया का एक सरकारी स्कूल कमला बालन नदी के उफान की चपेट में आकर डूब गया। बिहार में लोगों की जिंदगी इस वक्त बाढ़ की वजह से थम गई है। राहत कार्य तेजी से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं जल विभाग के इंजीनियर्स वाटर लेवल पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। बिहार बीजेपी ने बाढ़ में फंसे लोगों के आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है बिहार में, क्योंकि नेपाल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और नेपाल से जुड़े नदियों का पानी खतरे के लेवल के ऊपर जा रहा है।
मिडिल ईस्ट में जो तबाही चल रही है उससे एक सवाल सामने आ रहा है कि अब तक ये माना जाता था कि ऐसे किसी भी वॉर वाली सिचुएशन में जो बंकर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सेफ हैं। हाँ, आई रिमेंबर कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान ही भारत की तरफ से कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स वहां मौजूद हैं वो बंकर्स में जाकर छुप जाएं। लेकिन अब खबर सामने आई है कि इजरायली एयरफोर्स ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने लगभग 60 फीट नीचे बंकर में छिपे हिजबुल्लाह के कई लीडर्स को निशाना बनाया है। जमीन के इतने नीचे छुपे हिजबुल्लाह लीडर्स की बंकर में मौजूद होने पर मौत हो जाती है, ये तो समझने वाली बात है और इसे समझने के लिए हमें सोबान की वीडियो पर स्विच करना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इजरायली सेना ने कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इस पूरे अटैक को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त बेरूत की राजधानी में नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स इजराइल के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वहां पर एक साथ इकट्ठा हुए थे। जमीन के 60 फीट नीचे एक बंकर था जहां मीटिंग चल रही थी। यहां किसी मामूली बम के पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसकी वजह से इजराइल ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया जो जमीन के अंदर तक अपना असर छोड़ सकते थे। इजरायली मिलिट्री की माने तो इस हमले में 80 टन यानी कि 800 किलो के लगभग एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 85 बम थे जो धरती के 30 मीटर के नीचे या फिर कहें 6 मीटर तक की जो कंक्रीट होती है उसको भी भेदने की क्षमता रखते थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में आईएएफ के 69th स्क्वाड्रन के एक कमांडर ने अपने बयान में बताया कि सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया था वैसे ही हुआ। ये पूरा ऑपरेशन काफी स्मूथ था। इंटेलिजेंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर वहां पर नहीं हुआ, जिसके वजह से पूरी प्लानिंग सही तरीके से हुई। वैसे अमेरिका के सेनेटर मार्क कैली के मुताबिक ये यूएस मेड बॉम्ब हैं जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये 2000 LB मार्क 84 सीरीज के बॉम्ब हैं जिसको कथित रूप से हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये इजराइल ने किया है। वैसे हिजबुल्लाह ने इस बात को कबूल तो कर लिया था कि उसके लीडर नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत किस वजह से हुई है इसका कारण नहीं बताया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक मेडिकल सोर्स ने बताया कि नसरल्लाह की बॉडी सही सलामत मिली थी और मौत की संभावित वजह धमाके की तेज आवाज से पहुंचा हुआ शॉक हो सकता है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच लेबनान पर पेजर ब्लास्ट के बाद से ही इजराइल ने हमले तेज किए हुए हैं। वजह साफ है कि इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमास के समर्थन में हमले लगातार कर रहे थे। 27 सितंबर के अटैक से पहले लेबनान में इजराइल ने लगभग 2000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के साथ साथ कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर कई जो बड़ी मिसाइलें वहां पर थीं उनको भी इन हमलों में नष्ट किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हमले की योजना महीनों से बनाई जा रही थी। खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि हमले के दौरान नसरल्लाह बंकर में मौजूद रहेगा। इजरायली प्रवक्ता नदाब शोशानी ने कहा कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि नसरल्लाह कई और सीनियर आतंकवादियों के साथ वहां पर मिल रहा है और हमने उसी के अनुसार वहां पर काम किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस हमले को मंजूरी दी थी। अपने भाषण में नेतन्याहू आतंकवाद की निंदा की और कहा कि नसरल्लाह को हटाना हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए ये एक जरूरी कदम था। अब नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह को ये एक बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कदम रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान सीमा के दोनों तरफ ही और पहले से ही हजारों नागरिकों को यहाँ पर अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र की माने तो यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो 2 लाख से ज़्यादा जो लेबनानी नागरिक हैं वो विस्थापित हुए हैं और हिंसा जारी रहने की वजह से ये जो नंबर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ आज पूरे दिन एक और नाम काफी ट्रेंड में रहा और वो था हिजबुल्लाह से जुड़े हसन नसरल्लाह का।
अगर आप जरा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स आपने देखी ही होंगी और कंफ्यूज भी हुए होंगे कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या और कौन है ये नसरल्ला जिसके बारे में आज सभी लोग गूगल कर रहे हैं। गूगल पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखने से अच्छा है कि आप हरीम की ये वीडियो देखें जिसमें उन्होंने हसन नसरल्ला की पूरी कहानी बताई है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एक नाम जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा वो है हसन नसरल्ला का। वही हसन नसरल्ला जिसको इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। ये पिछले 32 साल से लेबनान बेस्ड और ईरान बैक्ड संगठन हिजबुल्लाह का नेता था। नसरल्ला अपने फॉलोअर्स के बीच अपनी कैरिस्मेटिक ओरेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए जाना जाता था और उसने हिजबुल्लाह को इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बदल दिया था। लेकिन एक बच्चा जिसके पिता सब्जी बेचते थे कैसे बड़े होकर बन गया हिजबुल्लाह का चीफ, और हिजबुल्लाह जैसी बड़ी संगठन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाला नसरल्ला आज दुश्मन के हाथों कैसे मर गया। नसरल्ला का जन्म 31 अगस्त 1960 को हुआ था। वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसका परिवार बेरूत के एक गरीब इलाके में रहता था जहां वो लो इनकम ग्रुप के ईसाई, आर्मेनियाई, द्रूज, फिलिस्तीनी और शिया लोगों के बीच पला बढ़ा। उसके पिता अब्दुल करीम फल और सब्जियां बेचते थे और दक्षिणी लेबनान के शिया पॉपुलेशन वाले छोटे से गांव बाजूरिया से थे। नसरल्ला की फैमिली बहुत रिलीजियस नहीं थी, लेकिन जब नसरल्ला अपनी टीन एज में था तब उसने रिलीजन की तरफ उसका झुकाव जो था वो बढ़ने लगा और वो ईरानी लेबनानी मौलवी मूसा अल सदर की टीचिंग से काफी इम्प्रेस्ड रहता था। मौलवी मूसा अल सदर लेबनान के शियाओं के बीच एक बड़ा नाम थे और अमल नाम की एक शिया पार्टी के फाउंडर थे। नसरल्ला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अल सदर की तस्वीर के सामने प्रे करता रहता था और चाहता था कि ऊपर वाला किसी दिन उसे सैयद मूसा जैसा बना दे। 1975 में जब लेबनान में सिविल वॉर शुरू हुई तब नसरल्ला 15 साल का था और उसने अमल पार्टी में शामिल होकर बाजूरिया में पार्टी के मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अगले साल यानी 1976 में वो इराक के शहर नजफ चला गया जहां उसने बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाई की। एज पर रिपोर्ट्स नजफ में नसरल्ला की मुलाकात उन 2 लोगों से हुई जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। लेबनान के मौलवी अब्बास अल मूसवी जो हिजबुल्लाह का को फाउंडर था और अयातुल्लाह खुमैनी जिसने आगे जाकर 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड किया था। शिया इस्लामिस्ट पर इराकी बाथिस्ट के स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद 1978 में नसरल्ला और मूसवी लेबनान लौट आए। नसरल्ला 1982 तक अमल पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये संगठन इजरायली आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अमल पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद नसरल्ला ने ज्वाइन किया पैरामिलिट्री इस्लामिक अमल। इस्लामिक अमल वाज को-फाउंडेड बाय मूसवी एंड बैक्ड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये वही इस्लामिक अमल थी जिसने बेरूत में यूएस एम्बेसी पर सुसाइड बॉम्बिंग्स की थी। It was the most prominent and effective of the Shia militias in Lebanon. इसी बीच 1980 में हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ। नसरल्ला ने पहले हिजबुल्लाह के एक आर्म फाइटर के तौर पर शुरुआत की, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता देखकर उसे जल्द ही हिजबुल्लाह का चीफ बना दिया गया। ये साल 1992 की बात है। 1992 में इजरायली हेलीकॉप्टर अटैक में मूसवी की मौत हो गई और उस वक्त 32 साल का नसरल्ला हिजबुल्लाह का प्रमुख बन गया। 1997 में उसने अपने 18 साल के बेटे हादी को इजरायली कमांडोज के हमले में खो दिया था। इस इंसिडेंट ने हिजबुल्लाह के मेंबर्स के बीच उसकी इज्जत और बढ़ा दी थी। 2000 में नसरल्ला की रेपुटेशन एज हिजबुल्लाह लीडर और बढ़ गई। After Nasrallah's success in the low-intensity war against Israel that led to the Jewish state ending its 18-year occupation of southern Lebanon. इतना ही नहीं, उसने लेबनान में हेल्थ सेंटर्स और स्कूल्स जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक ताकत के रूप में बदलने का काम किया। 2006 में नसरल्ला लेड हिजबुल्लाह इन अनदर वॉर अगेंस्ट इजराइल। हालांकि इसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन अरब वर्ल्ड में नसरल्ला की इज्जत और बढ़ गई एंड नसरल्ला began to project himself as the champion of all Muslims in the war against Israel. लेकिन इजराइल से दुश्मनी मोल लेने से नसरल्ला लगातार उसके टारगेट पर था और असैसिनेशन की कोशिश के डर से वो मोस्टली अंडरग्राउंड रहता था और फॉलोअर्स के लिए अननोन लोकेशन से उसकी स्पीचेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता था। रिसेंट ईयर्स में तो नसरल्ला ने लेबनान के बाहर भी हिजबुल्लाह को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। ये संगठन सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करता था और हमास के लड़ाकों को ट्रेन करता था।
हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े नेताओं की मौत से कई सवाल खड़े हो गए कि क्या इससे इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अब कमजोर पड़ जाएगा और हिजबुल्लाह खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा, या फिर इस गहरी चोट से ये संगठन और मजबूत बनकर उभरेगा, क्योंकि नसरल्लाह की मौत का विरोध जगह जगह होने लगा है। बहरहाल आगे जो भी हो, लेकिन जानकारों के मुताबिक एक बात पक्की है कि हिजबुल्लाह के लिए इतनी जल्दी नसरल्लाह का रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल होगा। मिडिल ईस्ट में तबाही, बिहार में बाढ़ और हरियाणा के चुनाव व्लॉग में देखा क्या खास, ये सब बताया हमने आपको आज के स्विच बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था ना कि इस आधे घंटे में आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट कि आप चैनल ही स्विच नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स, इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे स्विच के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पर। सो कीप वॉचिंग स्विच।